क्या आप जानते हैं कि इंसान असली में स्पेस के ही लोग हैं? आप स्पेस में पैदा हुए थे। क्या बात है, मैं भी स्पेस में पैदा हुआ था। हम सब स्पेस में पैदा हुए थे। जमीन पर इंसानों की मौजूदगी के लिए काफी सारी चीजों का सटीक तौर पर होना जरूरी था और हमारा वजूद रखना लगभग नामुमकिन था, लेकिन हम वजूद रखते हैं। इसकी पहली शर्त यह है कि हम या कोई और प्राणी जो स्पेस में मौजूद हो सकता है उसे येलो व्हाइट स्टार का चक्कर लगाने वाले किसी ग्रह पर पैदा होना होगा, ना कि किसी रेड या ब्लू स्टार पर। ब्लू स्टार इसलिए नहीं क्योंकि वे बहुत जल्दी यानी कुछ लाख सालों में खत्म हो जाते हैं और इनके पास एवोल्यूशन और इंटेलिजेंट लोग पैदा करने का समय नहीं होता है। जब ब्लू स्टार तबाह होते हैं और उनमें विस्फोट होता है तो वो फूल जाते हैं और लाल हो जाते हैं। ब्लू स्टार के पास किसी सिविलाइजेशन का पनपना लगभग नामुमकिन है। रेड स्टार की स्पेस में तादाद सबसे ज्यादा है और इस बात की उम्मीद नहीं है कि कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस इन्हें ऑर्बिट कर सकती है। रेड स्टार इतने ठंडे और डिम होते हैं कि एक ग्रह को सिविलाइजेशन बढ़ाने के लिए रेड स्टार के बहुत करीब से चक्कर लगाना होगा, जिससे वो ग्रह एक तेज खतरनाक एक्सरे रेडिएशन के सामने एक्सपोज हो जाएगा। हालांकि रेड स्टार तादाद में सबसे ज्यादा हैं और कई ग्रह उनका चक्कर लगाते हैं, लेकिन हमारे जैसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन लाइफ को होस्ट करने के लिए रेड स्टार सही नहीं है। येलो स्टार सभी स्टार्स का लगभग 10% हिस्सा है। हालांकि येलो स्टार के आसपास रहने वाले इंटेलिजेंट स्टार्स की पॉसिबिलिटी पर बात करने से पहले एक जरूरी फैक्ट को पूरा किया जाना चाहिए। फैक्ट ये है कि येलो स्टार थर्ड जनरेशन का स्टार होना चाहिए। सिर्फ थर्ड जनरेशन स्टार्स में एडवांस्ड लाइफ फॉर्म्स को बनाए रखने के लिए काफी केमिकल डाइवर्सिटी होती है। हर बार जब किसी स्टार में विस्फोट होता है तो ज्यादा भारी और कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट पैदा होते हैं। विस्फोट इन एलिमेंट्स को एक्सपेल करते हैं और आखिरकार नेब्यूला में अपना रास्ता बना लेते हैं। नेब्यूला के अंदर ग्रेविटी धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन स्टार्स बनाती है और इसी तरह हमारी बॉडी को हमारे स्केलेटन और दांतों के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। हमारे दिमाग को जिंक की जरूरत होती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स बनाने में मदद करता है, जिनकी मदद से हम मूव करना, महसूस करना और सोचना जैसे काम कर पाते हैं। हमारे खून को आयरन की जरूरत होती है, इसलिए ये जरूरी है कि हमारी बॉडी तीसरी जनरेशन के स्टार के इर्द गिर्द बनी हो। हैरत अंगेज तौर पर पृथ्वी में यूनिवर्स के सभी अलग अलग एलिमेंट मौजूद हैं। हाइड्रोजन से लेकर प्लूटोनियम तक ये सभी एलिमेंट कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। शायद इसलिए हम यहाँ हैं और इसके लिए हमें अपनी तीसरी जनरेशन के येलो ड्वार्फ सन को शुक्रिया कहना चाहिए। येलो क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन से येलो स्टार्स अरबों सालों तक अपनी चमक में किसी तरह का बदलाव लाए बिना बहुत तेजी से जलते रह सकते हैं। अगर हमारा सूरज सिर्फ 6% चमकीला या डिम हो जाता है तो पृथ्वी इतनी गर्म या ठंडी हो जाएगी कि इस पर सिविलाइज्ड लाइफ का रहना नामुमकिन हो जाएगा। खुशकिस्मती से पृथ्वी सूरज के चारों तरफ हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन वो है जहां किसी ग्रह पर लिक्विड पानी मौजूद हो सकता है, लेकिन स्पेस में रहने के लिए इंटेलिजेंट लाइफ की दूसरी शर्त है ग्रह। केपलर टेलीस्कोप के साथ हाल की स्टडी से पता चला है कि सभी येलो ड्वार्फ स्टार्स में से येलो ड्वार्फ स्टार्स के आसपास के हैबिटेबल जोन में पृथ्वी जैसे ग्रह हो सकते हैं। इस आंकड़े पर बहस की जाती है। ये हर 33 येलो ड्वार्फ स्टार्स में से एक हो सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ग्रह हैं जो हैबिटेबल जोन में येलो स्टार्स का चक्कर लगा रहे हैं। तो आइए स्पेस में इंटेलिजेंट लाइफ के लिए दूसरी जरूरी कंपोनेंट पर विचार करें, यानी ग्रह। इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन वाले ग्रह में कई खास कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो इंडिविजुअली आसान नहीं है और कॉम्बिनेशन में खोजने के लिए और भी रेयर हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रह के पास उस स्टार से बचने के लिए प्रोटेक्शन होनी चाहिए जिसका वो चक्कर लगा रहा है। क्योंकि स्टार अपने कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन से चमकते हैं, सूरज के आउटर शेल में गैस जिसे कोरोना कहा जाता है स्पेस में दूर हो जाती है, जिसे सोलर विंड कहा जाता है। हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के सैटेलाइट सोलर विंड के फोर्स की लगातार रीडिंग लेते हैं, जो कि खास तौर से सूरज में पाए जाने वाले कई और एलिमेंट्स से एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ इलेक्ट्रिफाइड यानी आयनाइज्ड
हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है। पृथ्वी की हिफाजत एटमॉस्फेयर नहीं करता है, बल्कि ये मैग्नेटोस्फीयर है जो खतरनाक सोलर विंड को रोकता है या डिफ्लेक्ट करता है। जब सोलर विंड पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होती है और एक फ्लोरोसेंट बल्ब की तरह ऊपरी एटमॉस्फेयर की हवा को इलेक्ट्रीफाई करती है तो ऑरोरा पैदा होते हैं। अपने चारों तरफ एक मैग्नेटोस्फीयर के बिना कोई भी ग्रह, चाहे वो हैबिटेबल जोन में ही क्यों ना हो, अपने स्टार से आयनाइज्ड हाइड्रोजन न्यूक्लियाई की लगातार बारिश से टोस्ट हो जाएगा। जिस ग्रह पर जीवन है उसके पास सोलर विंड को डिफ्लेक्ट करने के लिए काफी मजबूत मैग्नेटोस्फीयर होना चाहिए। हमारे सोलर सिस्टम के हर ग्रह में मैग्नेटोस्फीयर नहीं होता है। गैस के बड़े ग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून में मैग्नेटोस्फीयर हैं, लेकिन गैस के ग्रहों में सिविलाइजेशन नहीं हो सकती है। ठोस ग्रहों में से केवल पृथ्वी और मर्क्यूरी के पास मैग्नेटोस्फीयर हैं और मर्क्यूरी सूरज के पास होने की वजह से सोलर विंड को नहीं रोक सकता है। पृथ्वी को सूरज से महफूज रखने वाली एक और प्रोटेक्टिव शील्ड का नाम है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर लगभग 483 किलोमीटर मोटा है। इसमें से ज्यादातर पृथ्वी की सतह के सिर्फ 16 किलोमीटर के दायरे में कंसंट्रेटेड है। एटमॉस्फेयर पृथ्वी पर मौजूद जीवन को सूरज के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और एक्सरे से बचाता है। गैस यानी ओजोन, जो ऊपरी एटमॉस्फेयर में एक बड़े गैस मॉलिक्यूल में बाउंड 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, सूरज के ज्यादातर यूवी रेडिएशन को जमीन तक पहुंचने से रोकते हैं। मार्स, जिसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी की तुलना में 1000 गुना पतला होता है, उसमें कोई ओजोन नहीं होती है, जिस वजह से सूरज के यूवी एमिशन ने इसकी सतह को पूरी तरह से इरेडिएट कर दिया है। एक ग्रह को अपने स्टार से आने वाली यूवी रेडिएशन को रोकने के काबिल होना चाहिए। इसलिए किसी भी ग्रह पर एक इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के लिए एटमॉस्फेयर की स्पेसिफिक कंपोजिशन काफी जरूरी है। हमें मिल गया है, लेकिन ये एक अनूठा और अनिश्चित मिक्स है। ग्रह की सतह का कुछ हिस्सा चलने और काम करने के लिए ठोस होना चाहिए। ग्रह में क्रस्ट होना चाहिए। दूसरे ग्रहों के एटमॉस्फेयर में अंडर वाटर सिविलाइजेशन या फ्लोटिंग सिविलाइजेशन पर विचार करना एक प्योर साइंस फिक्शन है। एक ग्रह की क्रस्ट में टेक्टोनिक प्लेट्स होनी चाहिए जो मूव करती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की ये रफ्तार क्रस्ट का सबडक्शन बनाती है। सबडक्शन तब होता है जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे या ऊपर खिसकती है, जिससे फ्रेश मैटर सतह पर आ जाता है। ग्रह की केमिकल प्रॉपर्टीज का ये रिन्यूअल केमिकल इक्विलिब्रियम को रोकता है, जहां कुछ भी रिएक्टिव नहीं होता है। अर्थक्वेक और वोल्केनो भी जियोकेमिकल रिन्यूअल की प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। जी हाँ, अर्थक्वेक और वोल्केनो अच्छे होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स का सबडक्शन जीवन के लिए जरूरी प्लैनेटरी एसेंशियल है। मार्स में टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी नहीं है, न वीनस में और न ही मर्क्यूरी में। मर्क्यूरी एक बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है, लेकिन इसमें मामूली श्रिंकेज के अलावा कोई प्लेट एक्टिविटी नहीं होती है। इन ग्रहों पर किसी तरह का जीवन नहीं होने की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ किसी तरह की जियोकेमिकल रिएक्टिविटी नहीं है, क्योंकि किसी तरह का टेक्टोनिक सबडक्शन नहीं होता है। और इसके साथ हम मून की तरफ चलते हैं। हाँ, मून। ये कहना कि मून हमें जिंदा रखता है एक बहुत बड़ी बात लग सकती है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन के लिए मून काफी जरूरी है। सबसे पहले मून की ग्रेविटी, जैसा कि इसके पृथ्वी के साथ स्पेस में मूव करने से न सिर्फ समुद्र में ज्वार और भाटा आता है, ये पृथ्वी के घूमने या पृथ्वी के अंदर मैग्मा को स्टिर करने में भी मदद करता है। पृथ्वी में मैग्मा की रफ्तार इसके हाई मेटालिक कंटेंट के साथ पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर बनाने में मदद करती है। इसलिए मून पृथ्वी को जियोडायनेमो बनाता है और मैग्नेटोस्फीयर बनाने में मदद करके हमें स्पेस में महफूज रखता है। अगर उस ग्रह के हिसाब से इसकी तुलना की जाए जिसको ये ऑर्बिट करता है और जो इसका प्राइमरी है, तो ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। बहुत से लोग अर्थ मून सिस्टम को डबल प्लैनेट मानते हैं,
हैं। लेकिन ये एक और मुद्दा है। मून पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए एक और काम करता है और वो है पृथ्वी को स्टडी रखना, क्योंकि मून पृथ्वी के साथ ग्रेविटेशनली लॉक्ड है। इसलिए मून उस तरह काम करता है जैसे किसी टाइट रोप वॉकर के लिए एक बैलेंस पोल करता है। इसलिए पृथ्वी दूसरे ग्रहों की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं डगमगाती है। इस डगमगाने को लाइब्रेशन कहा जाता है। अगर पृथ्वी मार्स या सैटर्न की तरह डगमगाती तो न केवल हमारा मौसम अस्त व्यस्त हो जाता बल्कि खेती करना भी नामुमकिन हो जाता। ये रेयर या अनोखी एस्ट्रोनॉमिकल सर्कमस्टेंसेस पृथ्वी को इंसानों के रहने लायक बनाने के लिए मिलकर काम करती हैं। कई दूसरे फैक्टर एस्ट्रोनॉमिकल नहीं हैं, जैसे कि इवोल्यूशनरी, बायोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी हैं। प्रोबेबिलिटीज या इम्प्रोबेबिलिटीज बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम यहाँ हैं। असल में हम इतने खुशकिस्मत हैं जैसे हमने जैकपॉट हासिल कर लिया है। सभी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए ये डाउटफुल है कि यूनिवर्स में कहीं और पृथ्वी जितना खुशकिस्मत ग्रह होगा।